साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, आज हमारा किसान भाई कृषि में नई नई तकनीक को अपनाकर व नवाचार को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। हमारे किसान भाई कृषि दर्शन के माध्यम से उसको कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती है और सही समय पे सही जानकारी अगर हमारे किसान भाई को मिलती है तो अच्छा उत्पादन होता है, उसकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो साथियों, आज हमारा विषय है धान में रोग एवं कीट नियंत्रण विषय पर आधारित। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं उत्तम विशेन जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि महाविद्यालय बालाघाट से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ होते हैं कार्यक्रम में सफल कृषक, तो आज हमारे साथ हैं विशाल कटरे जी। आप बालाघाट से हैं। इनके द्वारा कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के नवाचार कार्य किए जा रहे हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे है। खरीफ फसलों का समय अभी चल रहा है और मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग पर धान की खेती की जा रही है, तो किस प्रकार के समसामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। वर्तमान समय में जो धान की फसल लगी हुई है उसमें यह देखा जाता है कि वो किस विधि से लगाई गई है और कितने दिनों की किस्म लगाई गई है जी। अब जो है सामान्यतः जो धान की फसल की अवधि 50 से लेकर 60-70 दिन की होने वाली है और जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनमें गभोट अवस्था या बालियाँ निकलना प्रारंभ हो रहा है। कुछ जो लंबी अवधि की फसलें हैं उसको हम कहते हैं कि पेनिकल इनिशिएशन, पेनिकल इमरजेंस से पहले की समय चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण समय ये होता है, ताकि पूरी किसान की जो उत्पादकता है वो इसी समय पे डिपेंड करती है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए। और इसी समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर देखा जाए कि धान के पौधे में इसी समय जो है स्वीटनेस, मीठापन आने वाला है, क्योंकि बाली बनने वाली है, तो स्वाभाविक है इसी समय कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होने की संभावना है। इस समय में कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी लग सकती है और उसको हम कैसे पहचानें, और उसके लिए सब। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो अवस्था होती है इसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमारा किसान भाई इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान कैसे करें और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि पहचान जी, क्योंकि इस समय जो देखा गया है हमारे मध्य प्रदेश में 3 से 4 प्रकार की बीमारियों का आक्रमण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही जी। अनुकूल परिस्थिति जो, क्योंकि बीमारियां जो है फंगस से और एक बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है, अगर अनुकूल वातावरण बनता है इन बीमारियों के फंगस के लिए तो आक्रमण हो सकता है। पहली बीमारी जो देखी जाती है वो इस समय वो बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, जिसमें पत्ती ऊपर से पैरे के समान सूखती है। दूसरी बीमारी जो है उसको हम कहते हैं फाल्स स्मट, लाई फूटना या हल्दी गांठ। इसमें धान की बाली में दाने के स्थान पे कुछ दाने जो है एक फफूंद की गॉल्स बन जाती है, उसको हम फाल्स स्मट बोलते हैं। तीसरा बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम, जब पेनिकल निकलते समय, बाली निकलते समय डर्टी पेनिकल, जिसमें दाने पे जो है कत्थई रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। और अभी कुछ समय से एक बीमारी देखने को मिल रही है जिसको हम कहते हैं पेनिकल सड़न रोग या पेनिकल माइट या पेनिकल ब्लाइट डिजीज, जिसमें क्या होता है कि बाली निकलते समय ही 30 से लेके 80% तक दाने कत्थई लाल रंग के हो जाते हैं और पोचे रह जाते हैं, बाली खड़ी रह जाती है। तो ये इस प्रकार की बीमारियों के लक्षण। सही बोल्ड दाना नहीं बन पाता है, दाने में जो दूध या राइस जो है वो बन ही नहीं पाता है। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये ऐसा समय है जहां हमें फसल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर रोग का प्रकोप बढ़ गया तो इसका नियंत्रण भी मुश्किल होता है और हमारी फसल का उत्पादन भी प्रभावित होता है। डॉक्टर साहब, इसको नियंत्रण के लिए कोई जैविक विधि है, इस बारे में आप हमारे किसान भाई को बताइए। हाँ, जैसे कि अभी आजकल हमारी सरकार भी बोल रही है, प्राकृतिक खेती पे बात कर रही है जी। तो अगर जो किसान भाई शुरुआत से एक ब्रह्मास्त्र करके हमारी प्राकृतिक दवाइयों का, जिसमें गौमूत्र और विभिन्न प्रकार की पत्तियों को से बनाया जाता है, अगर किसान भाई समय समय पे उसका लगातार छिड़काव करते रहे तो बीमारी ही नहीं कीड़ों पर भी रोकथाम कर
सकते हैं। दूसरी बात जो है, एक धान में इन बीमारियों के लिए एक ही दवा ज़्यादा पॉपुलर है, वो है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो कि पाउडर रूप में भी आती है और तरल रूप में भी आती है। इसकी 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से अगर हम प्रिवेंटिव सुरक्षात्मक डालते रहें तो भी धान में जो बीमारी है उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, आने से ही रोक सकते हैं। परंतु अगर बीमारी आ गई है, हम थोड़े से लेट हो गए हैं और हमको तत्काल नियंत्रित करना है, तो फिर हमको मजबूरी में रासायनिक दवाइयों की ओर जाना पड़ेगा, और रासायनिक दवाइयां भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए स्पेसिफिक है। तो साथियों, आपने देखा कि अगर हम रोग की प्रारंभिक अवस्था की अगर पहचान कर लेते हैं तो जैविक विधि से भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान ना की जाए तो फिर हमें मजबूरन रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना होता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। कार्यक्रम में हमारे साथ सफल कृषक भी है। आपसे विशाल जी, हमारा सवाल है कि आप कितनी एकड़ में खेती कर रहे हैं और अभी आपने क्या लगाया हुआ है आपके खेतों में? मैं बेसिकली अभी 130 एकड़ में धान की खेती कर रहा हूँ, और इस समय धान के अलावा तुवल और अरबी हमारे खेतों में लगी हुई है। जनरली बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो लैंडस्केप है वो पूरा वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पर बरसात के समय में दूसरी क्रॉप्स लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति है। जी। और मेड़ों के ऊपर तुवल लगती है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है ज़मीनों के इस्तेमाल का हमारे यहाँ पे बालाघाट में। अगर आप देखें तो टेबल प्लेन फील्ड के ऊपर आप धान लगाते हैं, आपके पास में जो मेड़ है उसके ऊपर आपका तुवल लगती है, कुछ जगह तिल्ली भी लगाई जाती है, कुछ जगह अरबी भी इसके कुछ भाग में लगाई जाती है। आप मतलब अंतर्वर्ती फसलें इंटरक्रॉप बिल्कुल पे भी काम कर रहे हैं। बालाघाट अपने आप में इसमें पहचाना जाता है। अंतर्वर्ती फसलों पे भी हम काम कर रहे हैं, और क्योंकि आपके खेत में आप जितना उसका अच्छा यूज़ कर सकें एक एक जगह का, तभी आपकी खेती आपके लिए बेनिफिट की रहेगी। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे सफल कृषक कितने वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, आज हमारा विषय है धान में रोग, कीट एवं नियंत्रण विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं उत्तम विशेन जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय बालाघाट से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, साथ ही हैं विशाल कटरे जी। आप बालाघाट से हैं, आपने भी कृषि में कई तरीके के नवाचार किए हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा आपसे है। डॉक्टर साहब, फसलों पर भी कई प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या धान की कोई ऐसी फसल है जिसमें कम समय में अधिक उत्पादन हो सके? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ज्वलनशील मुद्दा है। पूरी सब लोग यही चाह रहे हैं कि यह माना जाता है कि धान की फसल को पानी की बहुत आवश्यकता है, और हम सब जानते हैं कि पानी की दिन बाय दिन कमी होते जा रही है। तो बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि कम पानी में धान की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। इसमें विभिन्न प्रकार से काम किया जा रहा है। एक तो कम दिनों की किस्मों को तैयार किया जा रहा है। धान की किस्मों की अगर हम बात करें कि 3 प्रकार की सामान्यतः किस्में होती है। 115 दिन से कम दिनों में पकने वाली, 130 दिन से कम दिनों में पकने, 115 से 130 दिनों में पकने वाली, और 130 दिन से 140, 150, और हमारी जो कुछ परंपरागत किस्में हैं वो तो 160 दिन तक पकती है। तो कम दिनों की अगर धान होगी तो कम पानी लगेगा। तो इन पे विकास पे हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय बिल्कुल काम कर रहा है, और कम से कम दिनों की किस्में तैयार कर रहा है। इसमें हमने अभी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा रिसेंटली JR 206, JR 81, JR 10, JR 21, ये सारी किस्में 120 दिनों से कम की है और अधिक उत्पादन देने वाली है। उसी प्रकार से हम लोग संकर किस्में, हाइब्रिड किस्में भी जो 100 दिनों की है, हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। JRH 5, JRH 19, और ये कम दिनों की किस्में हैं। अगर एक विशेष किस्म की हम बात करें तो बायो फोर्टिफाइड राइस क्या है, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या कोई फर्क है, इस बारे में कुछ देखिए। हमारा देश जो है धान और गेहूं के
मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है, क्वांटिटी हमारे पास है। अब बात हो रही है क्वालिटी की। जी, क्वालिटी में भी बहुत सारी चीज़ें धान की किस्मों में है। अगर हम पर्टिकुलर बायोफोर्टिफाइड राइस की बात करें तो जो सामान्य चावल की तुलना में इन किस्मों में जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट्स हैं, जिंक और आयरन, जिंक और आयरन की मात्रा सामान्य चावल की तुलना में ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे जो अभी सरकार भी जो एक प्रयास करती है कि हमारे जो कुपोषण की एक समस्या है या जो बीमार लोगों को एक हम अलग से सप्लीमेंट के रूप में जो ये जिंक और आयरन देते हैं, तो क्यों ना ऐसी किस्म विकसित की जाए जिसमें इन दोनों पोषक तत्वों की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा हो। और दूसरा एक जो भी बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है कि जो शुगर का जो एक बात होती है कि चावल खाने से शुगर होती है, तो हम ऐसी किस्मों को भी विकसित कर रहे हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें जो है कि जो शुगर का कंटेंट कम हो, इस प्रकार की भी किस्में हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की जा रही है। लगातार काम जारी है और बहुत जल्दी इस प्रकार की किस्में उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, डॉक्टर साहब के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि धान की कई उन्नत किस्मों पे काम किया जा रहा है, तो हमारे किसान भाई कार्यक्रम के माध्यम से इस जानकारी को लेकर अपने खेतों में नए बीज को भी अपना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न सफल कृषक जी आपसे है। विशाल जी, आप खेती में मशीनों का प्रयोग कितना करते हैं और क्या हमारे किसान भाई भी इसे अपना सकते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए आज के समय में अगर आप मशीनों के साथ नहीं जाएंगे या टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे तो खेती करना बड़ा मुश्किल है जी। और दूसरा आपका सवाल है कि लोग इसे अपना सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अपना सकते हैं, चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो। गवर्नमेंट की एक योजना है कस्टम हायरिंग जी, तो इसमें बड़ा किसान भी इससे लाभान्वित होता है और छोटा किसान भी। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है गवर्नमेंट की, सरकार की हमारे, कि इसमें जितनी सब्सिडी मिलती है तो इसमें सिर्फ उस सीमांत कृषक का फ़ायदा नहीं है। आप बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जिन्हें हम नहीं परचेज कर पाते, लेकिन इस पे सब्सिडी होने के कारण हम नई टेक्नोलॉजी को भी अपने क्षेत्र में लेके आते हैं। और जब तक आप मशीन पे नहीं जाएंगे, आप समय और उत्पादन की लागत, ये दोनों चीज़ों को आप कम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक मशीनों के इस्तेमाल के साथ जो हो रही है, अभी सर से बात हो रही थी पर्यावरण के ऊपर भी। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, आपका खेत बहुत अप डाउन है, पैडी फील्ड, स्पेशली मैं पैडी फील्ड की बात करता हूँ, अगर आपका फील्ड अगर लेवल नहीं है तो आपको एक जगह 8 इंच पानी भरा रहेगा और एक जगह 2 इंच पानी भरा रहेगा और फसल भी खराब हो जाएगी। और फसल भी खराब होगी। तो वहीं अगर आप लेज़र लेवलर जैसी मशीनें अगर इस्तेमाल करते हैं पैडी फील्ड में, तो आपका पानी दूसरे अनलेवल फील्ड की तुलना में तो 4 गुना आपने अभी मशीनों के बारे में बताया, लेकिन हमारे देश में तो सीमांत कृषक है, बहुत लोगों के पास में ज़मीन बहुत कम है। तो कस्टम हायरिंग अगर कोई स्कीम का लाभ लेना चाहे तो किस तरीके से उसका लाभ ले सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कस्टम हायरिंग की जो स्कीम है, इसमें 2 तरीके की स्थितियाँ हैं। एक तो इसको जो कस्टम हायरिंग जो खोल सकते हैं, ये सरकार इसके लिए समय समय पे आपका वो देती है, इसके लिए सब्सिडी के लिए स्कीम्स लेके आती हैं। तो आप उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर की खुद भी स्थापना कर सकते हैं, सारी मशीनें लेके आप किसानों को, और उसके साथ में आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं इसमें। दूसरा, जो सीमांत कृषक है जी, अगर एक हार्वेस्टर की कीमत आज 21 लाख रुपए है तो वो तो लेगा नहीं, लेकिन उसको तो काटना उसी से है। हाँ, जुताई आज के समय में ट्रैक्टर से ही होगी। अगर ड्रोन की बात अभी जो हो रही है, ड्रोन आज जिसकी कीमत 5 लाख से 13 लाख के बीच में है, बिल्कुल, ये कोई एक अकेला किसान इसको नहीं ले पाएगा। हाँ, तो जब तक कि आप कस्टम हायरिंग के थ्रू या कोई ऐसे एफबीओ या कोई आप ग्रुप ना बनाए, तब तक ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो साथियों, आपने देखा, विशाल जी से हमने जाना, और हमारे किसान भाई को ये ध्यान भी देना है कि आप स्वयं अगर अकेले मशीन खरीदते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है आपको, तो आपको कस्टम हायरिंग सेंटर पर आधारित जो योजना है इसका लाभ लेना है। और आपके गांव में अगर एक यूनिट भी लगती है तो इससे पूरे गांव को लाभ मिलता है। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा।
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, आज हमारा विषय है धान में रोग कीट एवं नियंत्रण विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं उत्तम विशेन जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय बालाघाट से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, साथ ही हैं विशाल कटरे जी। आप बालाघाट से हैं। आपने भी कृषि में कई तरीके के नवाचार किए हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा आपसे है। DSR पद्धति के बारे में हमने बहुत सुना है। ये पद्धति क्या है और विशेषकर धान की फसलों में इसे कैसे किया जाता है, इस बारे में हमारे दर्शक भाइयों को कुछ बताइए। वर्तमान समय में हमारे देश की सरकार चाहे पूरी दुनिया जो है इस विधि को धान के उत्पादन में बिल्कुल कारगर करना चाह रही है। DSR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। धान जो है जनरली 2 प्रकार से लगाया जाता है, और भी मेथड्स हैं मगर प्रमुख रूप से 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक तो रोपा है जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, और दूसरा जो है DSR को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, किसान नर्सरी डालता है, 15 से लेकर 25 दिन की नर्सरी का रोपा लगाने के लिए जब खेत में जाता है, उसके पहले वो अपने खेत को कीचड़ या पडलिंग करता है, जिसमें वो अभी वर्तमान समय में रोटावेटर नाम के यंत्र का उपयोग करता है। रोटावेटर नाम का यंत्र जो है 6 इंच तक की मिट्टी को तो बिल्कुल कीचड़ मचा देता है, परंतु उसके नीचे वो जमीन को पीटता है, जिसके कारण नीचे की जो परत है वो हार्ड हो रही है। अच्छा। और जब बारिश का पानी गिरता है, किसान भाई खेत में पानी भरता है, एक प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग करता है, तो वो जो पानी है जमीन के अंदर जाना चाहिए, पर हो क्या रहा है कि वो एक लेयर बनने के कारण पानी अंदर नहीं जा पा रहा है। और धान उगाने वाले क्षेत्रों में भी अब दिन ब दिन जो है अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम होने लगा है। ये पडलिंग खेत में, DSR वाले में जहाँ पे बुआई करते हैं वहां नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुसंधान करके रिसर्च में ये पाया गया है कि जहाँ पे किसान ट्रांसप्लांटिंग से पराह लगाता है, रोपा लगाता है, जब वहां पे कीचड़ सड़ता है ऊपर का, तो वहां उन खेतों से देखा गया है कि मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ज्यादा होता है तुलनात्मक DSR वाले खेतों से। और हम सब जानते हैं कि मीथेन गैस के कारण वो भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और जब ग्लोबल वार्मिंग मतलब हम किसानी उससे जुड़े हुए हैं क्लाइमेट चेंज का, जिसका भी बिल्कुल वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राजस्थान जैसे स्टेट में बाढ़ आ रही है। जब समय पे ठंड नहीं पड़ रही है, समय पे बारिश नहीं हो रही है, गर्मी का भी जो निश्चित कार्यकाल है वो भी आगे पीछे हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हम इसमें कह सकते हैं जो DSR पद्धति है, ये परंपरागत जो खेती की जाती थी उसमें जो समस्या आती है उसका निदान DSR पद्धति है। रोपा पद्धति से जो होने वाले नुकसान का एक निदान वो है, परंतु फिर भी किसान भाई भी इस सब चीजों को जानता है। फिर भी DSR में सब अच्छाइयां हैं, परंतु किसान भाई से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि इसमें नींदा वीड्स का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उसका भी परंतु समाधान है। हम किसान अपनी कृषिगत क्रियाओं के आधार पे ही उन नींदा की समस्या का समाधान कर सकता है। थोड़ा सा हमको सचेत होना पड़ेगा। बाई चांस नहीं कर पाया तो फिर कुछ मजबूरी में रासायनिक उपाय भी हैं, और उसका भी ज्ञान हम किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, निश्चित ही हमारे किसान भाई इस चीज़ को अपनाएंगे। विशाल जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज पढ़ाई करके गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि उनकी खुद की ज़मीन है, तो किस तरीके से वो काम करें, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जिनके पास ज़मीन है जी, वो तो वैसे भी बड़े लोग हैं, क्योंकि आदमी बनना चालू है, ज़मीनें बनना बंद हो गई है। और एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोडक्ट है, मैं जो मानता हूँ, शायद मेरी सोच हो सकती है, आपको खाना चाहिए वो आएगा ज़मीन से, आपको दूध चाहिए उसका भी बेसिक वो आएगा ज़मीन से। यानी आदमी की जो आवश्यकता है वो पूर्ति तो वहीं से होगी, और हम सिर्फ उसको एक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। उस काम के प्रति हमारा जो एक मोह खत्म हुआ है, वो इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वहाँ पे श्रम है, धूल है, मिट्टी है, पसीना है। तो आप उन नवाचारों के तरफ जाइए जहाँ आप आपकी मर्जी के हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से काम को व्यवस्थित कर सकें। लेकिन ये बात तो तय है कि आपको लौटना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत समय है जब फैक्ट्रियों में खाना बनेगा। खाना तो बेसिकली आपको फील्ड से ही मिलेगा। फील्ड से ही मिलेगा। तो विशाल जी, कितनी बढ़िया बात कही आपने। और हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी इस चीज़ को अपनाएंगे। और आज कई तरह के स्टार्टअप किए जा रहे हैं और कई प्रकार के सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो आवश्यकता है हमारे किसान भाई, युवा साथियों को जानकारी की
और विभाग जाएं, वो कृषि विज्ञान केंद्र है प्रशिक्षण के लिए, कृषि महाविद्यालय हैं, तो इन विभागों के संपर्क में रहें निरंतर और नई नई चीज़ों को करें। डॉक्टर साहब, समय का अभाव है तो चलते चलते हम कुछ टिप्स चाहेंगे आपके शॉर्ट में कि धान की खेती पे हमारे किसान भाई क्या ध्यान रखें। अगर हम वर्तमान समय की बात करें जो चल रहा है, एक तो हमने बात कर ली थी कि बीमारियों की, अब कुछ कीड़े भी आते हैं, उन कीड़ों को भी पहचानें और समय रहते उनका प्रबंधन कर लें, क्योंकि इस समय जनरली हमारे यहाँ एक भूरा माहू बीपीएच एक कीड़ा आता है, वो एक हानिकारक होता है। अगर 2 से 3 दिन भी अगर हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो उसको जैसे आपके खेत में किसी पर्टिकुलर पेज में पत्तियां पीली अचानक दिखने लग जाए तो वहां जाके देखें कोई तने पे कोई कीड़ा तो नहीं चिपका है। इस प्रकार से आप पहले कीड़े को पहचानें और उसका फिर जानकारी लेके उसकी उचित दवाइयों का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें धान की फसलों में किस प्रकार से रोग की पहचान करें, उनका नियंत्रण करें और धान की कई नई किस्मों के बारे में भी बताया। तो बिल्कुल इस जानकारी का लाभ उठाकर हमारे किसान भाई खेती में नवाचार भी करेंगे, नई तकनीक को भी अपनाएंगे। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही विशाल जी, आपने आपके अनुभव साझा किए, आप किस तरीके से आपके खेतों में काम करते हैं। आपने कृषक उत्पादक संघ FPO बनाया है और उसमें भी कई लोगों को जोड़ा है, आप अकेले नहीं, एक संगठन में काम कर रहे हैं और आपने आपके व्यवहारिक अनुभव बताए। हमारे किसान भाई आपसे निश्चित ही प्रेरणा लेंगे और उनके क्षेत्र में भी इस प्रकार का काम करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, मध्य प्रदेश में हो रहे गौ संरक्षण संवर्धन के कार्य, स्वचालित फर्टिगेशन प्रणाली बागवानी के लिए वरदान, पौध संरक्षण के जैविक उपाय और धनिया से नगद आमदनी। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। देश में उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है, साथ ही उत्पादन की उचित कीमत किसानों को मिले। पिछले 14 साल में 86.5 मिलियन टन से बढ़कर 117.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इन सालों में 44% उत्पादन बढ़ा है। आज हमारे वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत के कारण गेहूं और जौ का इतना उत्पादन हो रहा है कि हम अपने देशवासियों का ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों का पेट भर सकते हैं। यह बात राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी के उद्घाटन पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। श्री चौहान ने कहा कि यह सफलता की कहानी हमारे वैज्ञानिकों की, किसानों की और सरकार की नीतियों की है। अब ज़रूरत है फसलों के विविधीकरण की। जितने गेहूं की आवश्यकता हो उतना गेहूं और उतनी दाल, चावल व तिलहनी फसलों की पैदावार करें। उन्होंने बिना प्रमाण के बेचे जा रहे कीटनाशक कंपनियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में 30,000 कीटनाशक दवाएं बेची जा रही थीं। जब जांच की बात की तो 22,000 गायब हो गईं। इनमें केवल 600 कंपनी ही सर्टिफाइड शेष हैं जिनकी दवाओं का किसान उपयोग कर सकते हैं। औसत उत्पादकता में हम वैश्विक स्तर से पीछे हैं, लेकिन हमें 2050 तक गेहूं का उत्पादन 150 मिलियन टन तक पहुंचाना होगा। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री लखन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में गौ संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में गत 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ संरक्षण वर्ष मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश में गौ संरक्षण एवं गौ सेवा के कार्य किए गए। सरकार ने प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ये गौशालाएं हाईटेक होंगी, जहां गायों की देखभाल के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं सहित जैविक खाद, CNG गैस उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाएगी। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वावलंबी गौशालाओं की कार्य योजना तथा दुग्ध उत्पादन को 9 से बढ़ाकर 20% करने के लक्ष्य सहित विभागीय प्रगति पर चर्चा हुई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य कृषि विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान CEAT भोपाल में उद्यानिकी फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन ने कहा कि यह तकनीक उद्यानिकी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से पानी और उर्वरक का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग हो सकेगा।
इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की लागत कम होगी। उन्होंने बताया कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे प्रदेश में लागू किया गया है और इसकी सफलता से बागवानी के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे। आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति मैथिल ने कहा कि यह तकनीक आधुनिक खेती के लिए बेहद लाभकारी है। कई देशों में इसका सफल उपयोग हो रहा है और अब प्रदेश के किसानों को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सेंसर आधारित फर्टिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, इसके घटक और विभिन्न प्रकार के सेंसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बहुमूल्य फसलों को जैविक पद्धति से सुरक्षित रखा जा सकता है। घरेलू विधि अपनाकर कीट नियंत्रित कर सकते हैं तथा उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। फसलों में रस चूसक कीट जैसे चैंपा, सफ़ेद मक्खी, जैसिड, हरा तेला का प्रभाव जैविक विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम लहसुन एवं 100 मिलीलीटर मिट्टी के तेल में 200 लीटर पानी मिलाएं। इस तैयार घोल को अच्छी तरह मिला लें। यह मात्रा 1 एकड़ खेत में छिड़कने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह सब्जी उत्पादक किसान टमाटर की इल्ली, मिर्च का हरा तेला, भिंडी का जेसिड, मोइला आदि नियंत्रित करने की सरल जैविक तकनीक अपना सकते हैं। इसके लिए सीताफल के बीज का उपयोग किया जा सकता है। यह बीज कीटनाशक गुणों से भरपूर होते हैं। 2 किलोग्राम सीताफल के बीजों का अर्क बनाएं और तैयार अर्क को 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लें। इस घोल को 1 एकड़ खेत में छिड़ककर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। धनिया एक नकदी फसल है। सब्जियों में इसका उपयोग जायका बढ़ाने के लिए होता है। इसका मूल्य 10 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक जाता है। पानी से इसकी हानि होती है, इस कारण बरसात में ये काफ़ी महंगा हो जाता है। धनिया लगाने के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसमें 5 से 10 टन गोबर की खाद अवश्य डालें। किस्मों में ग्वालियर नंबर 5365, मोरक्कन B2, CS 193, CO1 तथा MD2 लगाएं। बीज की मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बोनी का उचित समय अक्टूबर माह है। पहले बीज को रगड़कर 2 दलों में विभाजित कर लें। कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बोएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज का उपचार थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। बीज को 10 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकालकर सुखाकर बोने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई के समय 160 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।